चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो तुम लोग जो ये आज सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड द सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट्स बोलते हैं, राइट। अकाउंटेंसी होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर कि अकाउंटेंसी क्या होता है। देखो अकाउंटेंसी इज नथिंग, इट इज सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट। आपको कोई एक रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो आज राघव को मम्मी बोलती है भाई राघव तुम जा ये 500 रुपया ले, नीचे से जाके कुछ या कुछ वेजिटेबल्स ले, गया लेके आया, लेके आने के बाद क्या करेगा? तुम नहीं कंज्यूम करेगा, बात का बात है, आप अपने हिसाब किताब का बात कर, हिसाब किताब का बात है, तो मम्मी को आके बोलेगा मम्मी ये जो 500 रुपया खर्च दी थी उसमें से 50 रुपया बचा, ये लो, बाद बाकी का मैंने ये फ्रूट लेके आया, ये वेजिटेबल्स लेके आया। तुम क्या किया? 500 रुपया का प्रॉपर हिसाब किताब दिया ना, दैट हिसाब किताब इज द राइट। ये हम लोग घर से रिलेटेड बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कि घर से रिलेटेड नहीं बात करना है, बिजनेस से रिलेटेड बात। तो वो सब क्या है, उन्हीं सब चीजों को समझना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तुमको इनिशियल 2 से 3 महीना भी एकदम डेडिकेटेडली समझना है। तुम लोग बोलेगा सर 2 से 3 महीना क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम खुद समझने लगेगा ना, तो फिर अलग से मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा कि देखो तुम समझो, खाली 2 से 3 महीना अच्छे से समझो। ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट तुम्हें क्या बताता है? ये सब्जेक्ट तुम्हें बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। हमें इस सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में करना क्या है? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, राइट। अब ये तो जस्ट एक अकाउंटेंसी क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ सा डिस्कशन मैंने किया, वो भी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने नहीं दिया है, जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन एज अ लेमन लैंग्वेज तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए वो मैंने बताया। अब अपने आते हैं कि सर एक्चुअली में अब अकाउंटेंसी में होता क्या, अपने उसको समझते जाते हैं, धीरे 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 पूरा अकाउंटेंसी अपने समझ जाए। हर इंसान अपने लाइफ में क्या करता है? कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, राइट। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब जैसे अभी हम ये बोला कि मम्मी पैसा दी, बोली जाओ नीचे से लेके आओ वेजिटेबल्स, पैसों का लेन देन था ना। मम्मी पैसा दी तुमको, तुम गया नीचे जाके जिससे फ्रूट सेलर है उससे सामान लिया, उसको पैसा दिया, सामान लिया, अल्टीमेटली क्या है? पैसों का लेन देन ही तो हो रहा है। तो हर इंसान अपने लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 2 पार्ट्स क्या होता है? एक बोला जाता है ट्रांजैक्शंस और दूसरे को बोला जाता है इवेंट्स, राइट। तो बेसिकली इसी चीज को अपने समझते हैं। यहां पे अब हम लोग नॉर्मल इंफॉर्मेशन से लिख रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल, लिख लो, इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। और एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आए पूछना, कि एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है? कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इनटू, सच इकोनॉमिक activity is classified as follows। हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर सच पार्ट्स? एक होता है ट्रांजैक्शन, वन इज ट्रांजैक्शन, अनदर वन इज इवेंट। सर ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होता क्या है? एनी वन हैव एनी आइडिया? आगे बताएगा।
एनी हैपनिंग कैन बी टर्म्ड एज एन इवेंट, राइट। जैसे एक चीज बता ना, तुम पढ़ने आया है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है। तुम मूवी देखने जा रहा है, इवेंट है। लेकिन अगर सपोज कर ले तुम क्या किया ना, तुम बोले कि कैलकुलेटर खरीदेंगे और खरीद के बेचेंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। तो अब अपने आते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है। इवेंट मतलब होता है एनी हैपनिंग, और ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हो गया? इवेंट्स relating to business with monetary movement। जो मैंने बताया ना, पैसों का लेन देन। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है? कोई भी वो इवेंट, कोई भी वो हैपनिंग, कोई भी वो हैपनिंग जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसमें मॉनेटरी मूवमेंट हो, दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शंस। एंड इवेंट मतलब कुछ भी हैपनिंग्स हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज एन इवेंट। तो अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इतनी सी चीज जो हम समझे, उसमें मैं ये जो बोलने जा रहा हूं तुम लोग बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। नंबर वन, every event is a transaction। एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। हर इवेंट ट्रांजैक्शन, ट्रू, फॉल्स है। हर इवेंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? देख, ट्रांजैक्शन के लिए वही इवेंट को आप ट्रांजैक्शन बोलोगे जो बिजनेस से रिलेट कर रहा हो, जिसमें मॉनेटरी मूवमेंट हो। आप यहां बैठ के क्लास कर रहे हो, ये भी तो इवेंट ही है, एक एक्टिविटी तो है, बट ये क्या ट्रांजैक्शन है? नहीं। जो बिजनेस हो और मूवमेंट हो, मॉनेटरी मूवमेंट हो, वैल्यू का मूवमेंट हो, दैट इज टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन। बट वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब आपको ऑफिस से ऑफिस ट्रिप में आप लोग इतना काम किए, उसके लिए ऑफिस ट्रिप पे लेके जाया जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई हो जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मली मूवी देखने जा रहे हो, मॉनेटरी मूवमेंट तो है, लेकिन क्या बिजनेस है? नहीं है। दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए ट्रांजैक्शन। हाँ, तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा। ये अपने लोग क्लास में है, अपने लोग बोले चलो मूवी देख के आते हैं, फ्रेंड्स लोग हम लोग, देखो टीचर मत मानना, हम अपने फ्रेंड्स लोग मिलके मूवी देखने जा रहे हैं, तो इन सब केस उसको क्या बोलोगे? इवेंट बोलोगे, ट्रांजैक्शन नहीं बोलोगे, ठीक है। तो एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन, नो सर, ये तो फॉल्स है, फॉल्स, राइट। अब मैं दूसरा पॉइंट तुमसे पूछता हूं, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। राघव तो ट्रू बोल दिया, तुम बता देते फॉल्स। तुम क्यों ट्रू? क्योंकि राघव और आदित्य बोल दिया, तो फिर देख हर ट्रांजैक्शन इवेंट होगा। ये मैंने देख पहले ही लिख दिया, यहीं पे लिख दिया है। अरे ट्रांजैक्शन मतलब ये तो एक्टिविटी तो हो ही रही है, वो एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड है, मॉनेटरी मूवमेंट है, तो वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन है तो इवेंट ही, इवेंट में मॉनेटरी मूवमेंट आ गया, बिजनेस से रिलेट कर गया, तो वो उनका ट्रांजैक्शन, राइट ना? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, यस यस, हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है। इज इट ट्रू? यस ट्रू। गॉट इट? चलो एक और पार्ट में तुमसे, अच्छा सपोज कर ले तुम क्लास 11 का स्टूडेंट है, मेरे को आके बोला सर आई एम ए क्लास 11 स्टूडेंट, जी ना अकाउंट्स की क्लास। फिर वापस से तुम बोलते सर मैं स्टूडेंट भी हूँ, सब बोलेगा। इफ यू आर सेइंग यू आर अ क्लास 11 दैट मीन यू आर ए स्टूडेंट, राइट? क्लियर है ना ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो अब इसका आंसर देना। चलो नेक्स्ट आओ। सैलरीज पेड टू बिजनेस एम्प्लॉइज, सैलरीज पेड टू बिजनेस एम्प्लॉइज, ये क्या है? ये मैं पूछ रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन है
रुक जाओ पूरा ऑप्शन ले लो। ये इवेंट है, ये बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट है। नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव है। तो सबका आंसर है बोथ है। तो तुम भी मेरे को यही बोलेगा सर आई एम ए क्लास 11 स्टूडेंट एज वेल एज आई एम स्टूडेंट। You are saying you are a class 11 student, that means you are a student. If you are saying it is a transaction, that means it's an event. तो अलग से बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन है भी है इवेंट भी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो इवेंट ही होता है। ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इवेंट रिलेटिंग टू बिजनेस एंड मॉनेटरी मूवमेंट। इसका मतलब व्हेन यू आर सेइंग इट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट मींस इटसेल्फ में वो तो इवेंट है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसका मतलब आप बोथ आंसर कभी नहीं दोगे। आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि सैलरी पेड कर रहे हो, मॉनेटरी मूवमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है, दैट मींस इट इज अ ट्रांजैक्शन। बट इट, चलिए एक पार्ट और लीजिए। परचेज गुड्स ₹6 लाख। आपने कुछ गुड्स खरीदा, गुड्स मतलब जिस चीज में आप डील करते हो, आपने कुछ खरीदा 6 लाख का। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर ₹7 लाख। गुड्स लेफ्ट विथ यू कॉस्टिंग रुपीज, कितने कॉस्ट का गुड्स तुम्हारे पास बचा हुआ रह गया, 1 लाख, राइट ना। जो गुड्स तुम्हारे पास बचा रह जाता है ना, हम उसे बिजनेस में क्या बोलते हैं पता है, हम उससे बिजनेस में स्टॉक बोलते, इन्वेंट्री बोलते, एक ही बात है, स्टॉक बोलते। अच्छा, नाउ क्वेश्चन कम्स टू, ये मेरे को बताओ जो आपने गुड्स परचेज किया, ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, राइट नादित। बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहे, ट्रांजैक्शन है। अब गुड्स बेच रहे हो, ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। गुड्स बेच रहे हो तो मॉनेटरी मूवमेंट तो हो ही रहे। अब गुड्स जो बचा रह गया, ये क्या है, इन्वेंट्री हो गया। तो ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, इसमें मॉनेटरी मूवमेंट कहाँ हुआ, मॉनेटरी मूवमेंट तो हुआ नहीं। आप परचेज किए थे, दैट वाज अ ट्रांजैक्शन, आप सेल किए, वो ट्रांजैक्शन था। जो गुड्स बचा रह गया वो तो इवेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख ये जो गुड्स लेफ्ट है ये क्या है, इट इज रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। आपने जो गुड्स खरीदा, आपने जो गुड्स बेचा, एज अ रिजल्ट गुड्स बचा रह गया, राइट। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको इवेंट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन इवेंट, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन कैन बी टर्म्ड एज एन इवेंट। एक और यहां पे इवेंट हुआ है, बता सकते हो, कंसिक्वेंसेस रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखा, आपने 6 लाख का गुड्स खरीदा, ठीक है, आपने 5 लाख का ही तो बेचा ना। 5 लाख का गुड्स कितने में बेचा, 7 लाख में। दैट मीन्स यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs। प्रॉफिट भी तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है, वो भी इवेंट है। तो प्रॉफिट दैट इज रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एन इवेंट। यहाँ पे मैं उसे भी लिख दे रहा हूं। यहाँ पे देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, ये भी क्या है, क्या ये ट्रांजैक्शन है, बोलो बोलो। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है। ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, ट्रांजैक्शन क्या था, आपने 5 लाख के गुड्स को 7 लाख में बेचा, तो बेचा, उसमें जो सेल हुआ है, जो 7 लाख रुपए आपके पास आया, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। और जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट ट्रांजैक्शन नहीं है, प्रॉफिट तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है। आपने 5 लाख के गुड्स को 7 लाख में बेचा, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है। आपको तो 7 लाख मिला ना, 7 लाख जो मिला दो, वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांजैक्शन नहीं है, प्रॉफिट इवेंट है। इवेंट है, क्यों इवेंट है, क्योंकि ये रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। राइट, कोई दिक्कत यहां तक। तो
तो चलो हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सी चीज समझी कि हर इंडिविजुअल कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है और वो एक्टिविटी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में। तो अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर वो इवेंट बिजनेस से रिलेटेड हो, मॉनेटरी मूवमेंट हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये बिजनेस क्या होता है, हमें उसे भी तो समझना होगा, तो हम उसमें आते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग आते हैं बिजनेस में। देखो बिजनेस क्या होता है पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ पर्सन, आप एक पर्सन हो, उसने क्या किया, बोला चलो मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस करूंगा मतलब क्या हुआ, बिजनेस करने का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा जिसमें मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। प्रॉफिट से तो सब अवेयर होना, प्रॉफिट मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमाना, राइट, अर्न करना। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने सोचा मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कमाऊंगा। तो जो एक्टिविटी करोगे उसके लिए आप एक आर्टिफिशियल पर्सन को इमेजिन करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दोगे। जैसे एक चीज सोचना, मेरे सेंटर का नाम, मैं राजेश नांगलिया हूँ, मेरे सेंटर का नाम क्या है, राजेश नांगलिया क्लासेस। तो मैंने क्या किया है, तो मैं ही हूं ना, लेकिन यहाँ पे जो तुम बैठा है ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक नाम दिया, और इस ऑर्गेनाइजेशन आप जो जो पढ़ रहे हो, कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, इस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो ना। तो बेसिकली क्या हुआ, राजेश नांगलिया क्लासेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड बाई मी। मैंने इसमें कुछ पैसा लगाया, इसे स्टैब्लिश किया, अब ये मेरे लिए काम कर रहा है। और ये मेरे लिए काम कर रहा है मतलब क्या हुआ, अब जैसे सपोज कर लो मैं वीडियो क्लासेस ही सेल करता हूं, तो मुझे तो कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है ना। अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वीडियो क्लासेस सेल हो रही है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। काम कौन करके दे रहे हैं, राजेश नांगलिया क्लासेस, जो एक मेरा बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। राजेश नांगलिया क्लासेस तुमको ठीक है, चलो तुम बोलेगा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको सर्दी खांसी होगा क्या, हार होगा क्या, नहीं होगा ना। ये आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाई मी, मेरे द्वारा बनाया गया है। तो मैं कौन हूं, ओनर हूं इसका, राइट। एंड ये ओनरशिप जो है ये एक सिंगल बंदे की है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर ये दो या दो से ज्यादा लोगों की होती तो पार्टनरशिप बोल देते, और थोड़ा लार्ज स्केल में होती तो उसे कंपनी बोल देते, जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। तो ऐसा कुछ होता है। तुम्हारे पूरे क्लास के 11 के सिलेबस में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग, हम लोग समझेंगे तीनों अकाउंटिंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्ट जो समझना है सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का समझ। तो ये एक पर्सन है, इस पर्सन ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हाँ वही तो अपने बात की ना अभी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। हाँ, इंटरप्राइज मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन को ही बोला जाता है, बिजनेस इंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दिस इज द फर्म, ये एक फर्म मैंने बनाया, ऐसे ही छोटा सा डायग्राम बना। हाँ हाँ, अच्छा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, ये बंदा बिजनेस बना रहा है, ही इज ओनर, और इसने इसे बनाया, इसे आप क्या बोलते हो, बिजनेस। बिजनेस को हम लोग फर्म भी बोल सकते हैं। ये जो बिजनेस है ये कौन है, ये तो देखो एक नेचुरल पर्सन है, दिस वन इज अ नेचुरल पर्सन। और ये कौन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट ना। अब होता क्या, देखो बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, तुम ये जो ओनर है, जो आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन है, वो बेसिकली क्या करने वाला है, वो इस बिजनेस को कुछ पैसा देगा, बोलेगा ये लो पैसा और तुम बिजनेस चलाओ। जो ओनर बिजनेस को पैसा देता है उसे क्या बोला जाता है, उसे कैपिटल बोला जाता है। तो ये जो पैसा बिजनेस को दे रहा है, दिस इज टर्म्ड एज कैपिटल, राइट। तो बिजनेस अब चलाएगा इस कैपिटल को लेके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप जो रिकॉर्डिंग करोगे किसके बुक में करोगे, आप इस ओनर के बुक में करोगे कि बिजनेस के बुक में करोगे। अकाउंट्स किसके बुक में बनता है, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो किसके बुक में करोगे, बिजनेस के बुक्स में। बुक्स मतलब जो तुम जो ये कॉपी फॉलो कर रहे हो, कॉपी में क्या कर रहे हो, अकाउंट्स लिख रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे ही जो ट्रांजेक्शन होंगे किसके बुक में लिखोगे, बिजनेस के बुक में, ओनर के बुक में नहीं। बिजनेस के, अभी कंपनी मत बोल, ओनर के, बिजनेस के बुक में। तो बेसिकली क्या हुआ, अकाउंटिंग किसके बुक में होगी,
अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ बिजनेस। कभी कभी क्या होगा ना कि ये ओनर जो है ना बिजनेस से पैसा ले लेगा, बोलेगा मेरे को अपना घर खर्च चलाने के लिए चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर क्या बोल रहा है, ड्राइंग्स बोला जाता है। अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, और ओनर बिजनेस से पैसा लेता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। आप ये सब टर्मिनोलॉजी भी समझना, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। डन ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सभी चीज लिखते रहना, छोटा छोटा ड्राइंग्स भी बनाओ तो बनाते रहना, उससे क्या होगा, तुम ड्राइंग्स देख के ज्यादा पिक्चराइज होगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है। और अकाउंट्स में ना टी फॉर्म बहुत फेमस होता है। टी फॉर्म मतलब बताता है, टी फॉर्म मतलब टी लेटर होता है ना, वो फॉर्म बहुत फेमस होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी तुम लोग को बताता है, ये हो गया ना। अब देखो हुआ क्या, समझना। हमने आज की क्लास हम लोग एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझेंगे। ये मैंने टी क्या है, टी फॉर्म ही तो है ना, टी ही तो है ना, राइट। अब देखो इसमें क्या होगा ना, मैंने क्या लिखा, सपोज कर लो मैंने यहां पे लिख दिया, दो नाम लिख दिया, मैंने एक लिखा लाइबिलिटीज और एक लिखा मैंने एसेट। तुम लोग बोलेगा सर लाइबिलिटीज क्या होती है? देखो लाइबिलिटीज मतलब योर ऑब्लिगेशंस, योर ऑब्लिगेशंस, हाँ। योर, अभी तुम लोग मान के चल तुम लोग को कुछ नहीं आता है। ऑब्लिगेशन मतलब समथिंग पेएबल, जो भी आपको देना है किसी को, दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, एनीथिंग पेएबल दैट इज योर पेएबल्स। और एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है समथिंग यू ओन, जो आप ओन करते हो, या फिर समथिंग रिसीवेबल, कुछ भी जो आपको मिलना है वो आपके लिए क्या एसेट ही तो है ना। तो बेसिकली ध्यान रखना, एसेट्स का मतलब होता है समथिंग यू ओन और रिसीवेबल्स। इसमें एसेट भी बहुत कैटेगरी के होते हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अभी हम लोग खाली एकदम ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं कि सर लाइबिलिटीज क्या होती है, सर एसेट्स क्या। एंड ये ऑल लाइबिलिटीज एंड और एसेट्स विल कंसीडर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, नॉट ओनर। तब देख हुआ क्या, आप समझना, यहां सिर्फ इसी चीज से समझेंगे। इस ओनर ने बिजनेस को सपोज कर लो 5 लाख रुपया का कैपिटल दिया। ठीक है, क्या किया, ओनर ने बिजनेस को 5 लाख रुपया का कैपिटल दिया। ये 5 लाख रुपया का कैपिटल दिया तो बिजनेस को पैसा मिला ना, तो बिजनेस के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। और बिजनेस को किस फॉर्म में मिला होगा, मिला होगा। बिजनेस कैश कैश आया। तो देखिए एक सपोज कर ले, एक बार भूल जा सब चीज, हम लोग बात करते हैं राघव। राघव बिजनेस है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने राघव को 5 लाख रुपया दिया, ये ले मेरा 5 लाख रुपया, तुम मेरे लिए काम कर। ये राघव का पैसा थोड़ी है, मेरा है। तो राघव के लिए तो लाइबिलिटी है ना, 5 लाख देना पड़ेगा। लेकिन एट प्रेजेंट राघव के पास क्या आ गया, 5 लाख रुपया कैश आ गया, वो तो राघव का है ना। तो कैश तो एसेट है ना उसका, आपके पास अगर कैश है तो वो आपका है, एसेट है। तो राघव के पास 5 लाख रुपया है, लेकिन ये इसको देना भी है किसी को। तो बेसिकली क्या हुआ, राघव अपने बुक में क्या लिखेगा पता है, राघव दिखाएगा मेरे लाइबिलिटी है जिसका नाम है कैपिटल 5 लाख, और वो मेरे पास 5 लाख का कैश दे के खड़ा है ना। कैश है ना तेरे पास 5 लाख, तेरे पास कैश है 5 लाख रुपया, तो वो क्या है, एसेट है। और साथ साथ एट द सेम टाइम तेरा क्या है, 5 लाख रुपया तेरे को देना है किसी को, तो लाइबिलिटी भी है। तो हम लोग दोनों चीज हैंड ऑन हैंड दिखा रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं देखो मेरे पास 5 लाख रुपया है, साथ साथ मेरे को 5 लाख रुपया देना भी है, हैंड ऑन हैंड दिखा रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट से दिख रहे हैं हम लोग, हर चीज बिजनेस के पॉइंट से देखेंगे, समझ में आ रहा है ये। अब क्या हुआ, राघव क्या किया, राघव कौन है, बिजनेस है, हम ओनर है, राघव बिजनेस है, लेकिन राघव तुमको दिख रहा है नेचुरल पर्सन, मान के चलो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, अब क्या हुआ, राघव मेरे बोलने से 3 लाख का फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीदा तो कैसे खरीदा, जाके फर्नीचर लेके आया और कैश दे दिया, तो इसके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो कैश अब 5 लाख से कितना हो गया, 3 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, तो 2 लाख हो गया कैश।
और फर्नीचर आ गया ना तेरे पास, तो फर्नीचर क्या है, एसेट है ना, फर्नीचर आ गया। राइट, ये सब क्या हो रहा है पता है, ये सब ट्रांजेक्शन ही तो है। और ये तुम क्या देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ये जो तुम टी फॉर्म बना रहे हो ना, इसको बोला जाता है बैलेंस शीट। तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी पोजीशन है, बिजनेस की पोजीशन है, 5 लाख रुपए का कैपिटल है, जिसमें 2 लाख रुपए कैश है और 3 लाख रुपए फर्नीचर है। राइट, ये है बेसिकली तुम्हारा बैलेंस शीट। और इससे तुमको एक चीज और समझ, अब चलो एक चीज और डालते हैं इसमें, फिर तुम लोग को एक छोटा सा पार्ट और समझा देगा अभी। अब क्या हुआ ना, तुमने 1.5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। गुड्स क्या होता है पता है, गुड्स मतलब वो आर्टिकल या थिंग जिसमें हम डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स या प्रोडक्ट, मेरे लिए गुड्स या प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन। मेरे लिए एजुकेशन, क्योंकि मैं क्लास 11 का क्लास दे रहा हूँ, सीए का क्लास दे रहा हूँ, मैं क्या हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट अलग अलग है। कुछ क्लास 11 अकाउंट, सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीए इंटर अकाउंट, ये सब क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। राइट, तो बेसिकली ये तो प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो ये सर्विसेज है ना। लेकिन अगर सपोज करो तुम फर्नीचर में डील करता है, फर्नीचर बेचता है, तो फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तुम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है, तो लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी तुम्हारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम फर्नीचर एसी सब में डील नहीं करता है, तो फर्नीचर एसी सब तुम्हारे लिए क्या एसेट है। ठीक है, ये डिफरेंस है। जिस चीज में आप डील करते हो, जिस चीज को आप परचेज सेल करते रहते हो, दैट इज टर्म्ड एज अ गुड्स और प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो कैश आपके पास है 2 लाख का, उसमें से क्या किया, 1 लाख का गुड्स खरीद लिया। तो 2 लाख में से 1 लाख का गुड्स खरीद लिया, तो फिर क्या हुआ तुम्हारे पास से, ये 1 लाख हो गया, और 1 लाख तेरे पास क्या आ गया, गुड्स आ गया ना। हम लोग अकाउंट्स में उसको गुड्स नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। परचेज तो ट्रांजैक्शन होता है, तुम्हारे पास बचा हुआ है तो वो क्या है, स्टॉक। तुम्हारे पास गुड्स ला के रखा हुआ है तो उसको परचेज नहीं बोलते हैं, वो एक्टिविटी परचेज है। तुम्हारे पास गुड्स पड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे तेरे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, कितने का, डन। समझ में आ रहा है, देखो कैसे चेंज हो रहा है, कैश का फॉर्म चेंज हो रहा है, कैश का फॉर्म चेंज हो गया, स्टॉक बन गया, कैश का फॉर्म चेंज हो गया, फर्नीचर बन गया था। अब हम लोग एक चीज और करते हैं। अब क्या हुआ ना कि ये जो, तेरा नाम क्या है, आरिस। ठीक है, आरिस के क्या किया ना, मैंने आरिस गुड्स बेचता है, जो हम गुड्स खरीदता है, आरिस मेरे को गुड्स बेचा, हम इससे 1.5 लाख का गुड्स खरीद, आर में खरीदा। बोला आरिस अभी दे दे, हम तेरे को 3 महीने बाद पैसा। राइट, तो मेरे पास क्या आ गया, आया नहीं, आया तो गुड्स ना, आया तो जो तुमको दिख रहा है तो गुड्स आया, लेकिन साथ साथ मेरे को लाइबिलिटी भी तो, मेरे को पैसा तो देना है तुमको। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास गुड्स आया, तो गुड्स आया कितने का आया, 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का जो गुड्स आया मेरा, वो किसको बढ़ा देगा, मेरे पास 2.5 लाख का गुड्स हो गया। 1 लाख का हम कैश में खरीदा था, और 1.5 लाख का हम तुमसे उधार में ले लिया। अब ये 1.5 लाख देना भी तो है मुझे, तो देना है मतलब मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो अब तुमको हम यहां पे दिखा देगा आरिस, AARIZ, आरिस कितना, 1.5 लाख। तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को आरिस को 1.5 लाख रुपया देना है, दैट इज माई लाइबिलिटी। अब लेकिन क्या एक्चुअली क्या होता है पता है, हम लोग आरिस इसको बोलेंगे नहीं, आरिस तो नाम है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे पता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे आप गुड्स क्रेडिट में, वन इज नोन एज क्रेडिटर। गॉट इट। तो देख ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, वो तुम्हारा मैच कर रहा है, ऑलवेज मैच कर रहा है, हैंड ऑन हैंड मैच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑलवेज मैच कर रहा है ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द अकाउंटिंग, एंड दैट इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी इनिशियली हम तुमको समझा देते को अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। ऑलवेज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज हो रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है, देख हो रहा है ना। तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट्स में एक इक्वेशन वर्क करता है, एंड दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज लिखे, इसको थोड़ा तोड़ सकते हैं। एक एकदम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ के लिखेंगे पता है, एसेट्स तो एसेट्स ही रहेगा। लाइबिलिटीज में तुम देखो 2 लाइबिलिटीज है, एक क्या है कैपिटल,
और एक क्या है, क्रेडिटर। दोनों में डिफरेंस बता सकता है कैपिटल और क्रेडिटर में? कैपिटल का पैसा बिजनेस को किसे देना है? ओनर को देना है। और क्रेडिटर तो आउटसाइडर को देना है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, आउटसाइड ओनर के पैसे को कैपिटल ही बोला जाता है और आउटसाइडर के पैसे को क्या बोला जाता है, लाइबिलिटीज बोला जाता है। तो अपने यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। एंड व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? विल राइट कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज equal to asset. Can we write this? This is accounting equation. यहाँ पे लाइबिलिटीज का नाम हम लोग क्या किया, लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड। लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या दिख रहा है, कैपिटल भी दिख रहा है। कैपिटल मतलब क्या होता है? तो तुम बिजनेस है ना, तुमको ये पैसा किसको लौटाना है? और एक चीज सोच, सपोज कर ले तुम क्या किया ना, तुम एक बिजनेस स्टार्ट किया, पापा से पैसा लिया 10 लाख रुपया और बैंक से लोन लिया 15 लाख रुपया, हमारा बिजनेस डूब गया, तो क्या होगा? पापा क्या करेंगे? पापा 10 बात सुना देंगे ज्यादा से ज्यादा, वो घर से निकाल देंगे, बोलेंगे तुमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना। तुम्हारा घड़ी ले लेंगे, तुम्हारा मोबाइल ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक घर आ जाएगा, पैसा दो, नहीं दे पाओगे तुम्हारा जो भी एसेट्स है उठा के ले जाए, तुम्हारा गाड़ी है उसको ले लेगा, तुम्हारा मोबाइल है उसको उठा लेगा। ठीक है, वो आउटसाइडर है। और पापा कौन थे? ओनर थे। ज्यादा से ज्यादा तुमको 2 झप्पड़ लगा देंगे, बोलेंगे क्या बेवकूफी किया, थोड़ा सोच समझ के करता। बाद में तुम रोने लगोगे, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना। बात खत्म हो गया ना, और कुछ नहीं किए। तुम उतना डिटेल में मत जा, अभी क्यों जा रहा है? अभी शुरू से स्क्रैच से समझ, उसको भी समझाना है, उसको भी समझाना है, तेरे को भी समझाना है। अभी हम जो समझा रहे हैं वो समझ। तेरा कॉमर्स पढ़ा हुआ है, इसलिए तेरे को कुछ आइडिया है, इसका नहीं पढ़ा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। हम लोग इसमें जा ही नहीं रहे, को समझाने थे, हम सब चीज करवाएगा, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बिजनेस है और कंपनी नहीं होता है, कंपनी मतलब दूसरा पार्ट हो जाता है। आप सिर्फ बिजनेस बोलो, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, पार्टनरशिप होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है। हम लोग सिर्फ अभी फर्म की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ कि यहां पे कैपिटल मतलब क्या हुआ, बिजनेस को पैसा किसने दिया? ओनर ने दिया। अगर बिजनेस डूब भी गया तो ओनर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो ओनर के पैसे को कैपिटल ही बोला जाता है, लाइबिलिटी नहीं। और आउटसाइडर जो पैसा दिया है उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो हम लोग इसको सिर्फ रेक्टिफाई किए, हमने जो इसे लाइबिलिटी वर्ड यूज किया था, हमने उसे 2 नाम से डिवाइड कर दिया। हम बोला ना ना, लाइबिलिटीज में हमको जो दिखाई दे रही है कैपिटल और लाइबिलिटी, तो हम लोग पूरा लिखेंगे, हम लोग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू एसेट। लाइबिलिटीज को 2 नाम से डिवाइड किया और कुछ नहीं किए। ठीक है, क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ नहीं है। अब और नेक्स्ट पार्ट याद रखना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम तुम लोगों से पूछने वाला भी है, अभी नहीं बाद में पूछेगा। अब और इसका रोल भी, अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम्हारा सम बनेगा, तुम लोगों से एग्जाम में सम पूछा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने। अब तुम बताए एक चीज, तुम जो पूछ रहा था क्या, अब अपने आते हैं, ये चीज तो तुम लोग को समझ में आया ना। तो एक चीज देखिए, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक अकेला ओनर होता है। तो अभी हम यहां पे लिख लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पार्ट के होते हैं, इसको हम लोग पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले मैं ना ऑर्गेनाइजेशन को समझा रहा हूं तुमको, ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस वर्ड में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके के होते हैं, वन इज प्रॉफिट मेकिंग, अनदर वन इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो देखो, प्रॉफिट मेकिंग में अगर हम लोग जाए ना, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, उसे बोला जाता है बिजनेस। और नॉन प्रॉफिट को बिजनेस नहीं बोला जाता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये बिजनेस नहीं होता है, ये सोशल वेलफेयर होता है। प्रॉफिट मेकिंग, हम लोग सारी बातें जो करेंगे वो प्रॉफिट मेकिंग रिलेटेड करेंगे। तो प्रॉफिट मेकिंग में अगर हम लोग जाएं तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है सिंगल ओनर। सिंगल ओनर जो होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। SOLE, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप, हाँ हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज सिंगल ओनर। अब सर मोर मतलब मिनिमम 2 ओनर, मिनिमम, तुम बीच बीच में मत बोल, मिनिमम 2 ओनर्स, ओनर की बात कर रहे हैं, मिनिमम 2 ओनर हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम में भी लिमिट है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं पता है, पार्टनरशिप। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप। अगर सर हम लोग के पास 500 लोग हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाता है थर्ड डिवीजन, मेनी मेनी ओनर्स, एंड दैट इज कंपनी, जिसको आप चाहो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते। तो दिस इज द प्रॉफिट मेकिंग, ज्यादा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ क्या है, सिंगल ओनर है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोगों को यही समझना है अभी क्लास 11। एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हम लोग को एक टॉपिक है जो शायद तुम लोग के सिलेबस में कभी कभी हटा देता है, कभी कभी डाल देता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे रिलेटेड अगर होगा तो करेंगे, सिलेबस में नहीं नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो हम लोग समझ गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की बात करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए अकाउंटिंग। अब देखो हम लोग धीरे धीरे अकाउंटिंग में आ रहे हैं। अभी तक हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में समझे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ, बिजनेस का मतलब समझ में आ गया है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे डिजायर्ड रिजल्ट को लेने के लिए। अब तुम लोग सर बिजनेस इंफॉर्मेशन मतलब, अब यहां पे तुम्हारे पास आता है सर ये अकाउंटिंग जो होती है ना, सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड नहीं होती है, बहुत सारी अकाउंटिंग होती है। तो उसके लिए क्वेश्चन आएगा सर अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती है, क्या क्या अकाउंटिंग हो सकती है ये बताइए। तो अपने यहाँ आएंगे, देखो इसीलिए मैंने अकाउंटिंग में क्या लिखा, बिजनेस इंफॉर्मेशन लिखना है। क्यों, क्योंकि मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एप्पल का नाम तो सबको सुना है, तो वो जो एप्पल जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पेंसिल भी बना रहा है, जो पेंसिल बना रहा है इसको बेच भी तो रहा है। तो जब बेच रहा है इसको, ये 12,000 में बेच रहा है, तो 12,000 में बेच रहा है, उसमें वो क्या क्या चीज का चार्जेस ले रहा है तुमसे, इसमें जो मटेरियल्स लगा उसका, मेकिंग चार्जेस मतलब लेबर, और जो खर्चा जहां पे फैक्ट्री में हुआ काम वहां का इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा का खर्चा भी तो तुम ही से ले रहे हैं, राइट। और अपना अरे वो तो प्रॉफिट हो जाए। तो लोगो दे रहे हैं, लोगो मतलब गुडविल, गुडविल है उसके लिए तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, वही तो प्रॉफिट है उसका, वही तो प्रॉफिट है। तो लोगों के लिए नहीं चार्ज कर रहा, प्रॉफिट बोला जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, वो तुमसे क्या चीज के लिए चार्ज कर रहा है, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए। खर्चा एक्सपेंडिचर कैन बी टर्म्ड एज ओवरहेड्स, एंड उसके अलावा अपना प्रॉफिट भी ले ले रहे हैं, राइट। तो बेसिकली वो तुमसे 12,000 ये ले रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो इसका कितना मटेरियल्स लगा, कितना मेकिंग चार्जेस लगा, कितना खर्चा है इस पेंसिल, एक पेंसिल के ऊपर, कैसे कैलकुलेट होगा, कितना प्रॉफिट लेना है, उसके लिए एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज द कॉस्ट अकाउंट। वो तुमको कैलकुलेट करके देगा इसका कॉस्ट इतना है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो तुम प्रॉफिट लॉस निकालोगे ना, दैट ब्रांच इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयर आर वेरियस ब्रांचेस, हम लोग को समझ के रखना होगा। तो अभी अकाउंटिंग का मतलब हम लोग समझे सिर्फ बहुत सारी अकाउंटिंग होगी, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, क्यों? मेरे को पता करना है इसका कॉस्ट क्या होगा। मेरे को लगा इसका कॉस्ट 10,000 है, मेरे को 2,000 का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रांड वैल्यू है ना। तो हम इसको अल्टीमेटली 2,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरे को पता चला ना इसका कॉस्ट 10,000 है, तब ना मैंने ऐसा किया। तो अगर सपोज करो मेरे को पता ही नहीं कॉस्ट कितना है, हम बोला चलो 12,000 में बेचते हैं, और पता चला 13,000 पर, तो इसका कॉस्टिंग ही आ रहा है, हम तो लॉस में रहेंगे। तो पता तो लगाना पड़ेगा कॉस्ट कितना है, कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हेल्प करती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के एक ब्रांच है वो। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा? वो प्रॉफिट निकाल के देगा, भाई तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, ये 2,000 रुपया करके एक पेंसिल में कमाए, ऐसे हम लोग 5 लाख पेंसिल बेच दिए पूरे साल में, तो 5 लाख इंटू 2,000, 5 लाख इंटू प्रॉफिट कितना कमा, 5 लाख इंटू 2,000। तो वो कैलकुलेट कौन करके देगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत सारी ब्रांचेस है। अब क्या है ना, उसका जो ओनर है उसको चाहिए भाई मेरे को रिपोर्ट दो ना, क्या रिजल्ट है, क्या ऐसा पोजीशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन है जिससे डिसीजन लेंगे। तो उस समय क्या होगा, एक अकाउंटिंग तुम्हारा हेल्प करेगा, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अब एक चीज सोच, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी बोलेगा मेरे को बताओ कंपनी कैसा रन कर रहा है, तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको पूरा फाइनल अकाउंट बना के दे देगा, मतलब इतना सेल्स हुआ पूरे साल में, इतना परचेज हुआ, ये सैलरी दिए, ये वो दिए, तो ये फेंक देगा। अगर हम इसका क्या करेंगे, तुम जिस्ट में बता क्या हो रहा है, जिस्ट में मतलब वो बताना होगा तुमको रेशियो बेसिस में, इतना परसेंट सेल इंक्रीज हुआ, इतना परसेंट खर्चा कम हुआ, इतना परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तुम जिस्ट में इंफॉर्मेशन दो। एंड वो जिस्ट में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो रिपोर्टिंग करना पड़ता है, वो अकाउंटिंग की ब्रांच होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे ब्रांचेस होती है बहुत सारी। तो अब हम लोग को वही समझना है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट आ जाइए इसमें, अकाउंटिंग के बाद द नेक्स्ट पार्ट विल बी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। सब सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या क्या? देखो, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और तुम ये एक आदित्य, एक बार ना जो भी पढ़ा हुआ ना उसको भूल जा, बस हम जो समझा रहे उसको समझ। तुम क्या है ना, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं लेना, तो अकाउंट्स में चैंपियन, आराम से बच जाएगा। बस चीजों को ना वो एकदम सलीके से समझना है, क्या क्या चीज है ना, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन है। और बेसिक्स क्लियर करो, हर चीज अपने आप यहाँ पे आओ। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग पूरे साल भर सिर्फ इसी को पढ़ने वाले। हम अब से जब अकाउंटिंग वर्ड यूज करेंगे ना, तो विल टॉक अबाउट ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि मेरे पास कितनी कितनी अकाउंटिंग हो सकती है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग है, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, चौथी, देखो बेसिकली क्या है ना, तुम लोगों को इसका सिर्फ नाम याद रखना है, और कोई रोल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ये सब काम ही नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन दे कैन आस्क यू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है जिसका मेन वर्क क्या है, आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करके। ठीक है, एक चीज सोच, हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं, क्या चीज के लिए चार्ज कर, क्या सर्विस पढ़ा रहे हैं, तो सारा सिर्फ पढ़ाने के लिए फी चार्ज की जाए। तो जो एम्बियंस दिया जा रहा है, जो बेंचेस है उसका डेप्रिसिएशन है, जो एसी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी तो तुम्ही से चार्ज किया जा रहा है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम अपना प्रॉफिट भी, जो हम अपना टाइम दे रहे हैं, उसका अमाउंट भी तुमसे। बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, वो सब चीजों को मिला के आता है। तो ये जो मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि आप जो इससे चार्ज ले रहे हो, क्या चीज का ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस जो और सर्विसेज दे रहे हो, ऐप में जो वीडियोस दे रहे हैं, प्लस आप जो पढ़ा रहे हो, टाइम दे रहे हो, सब चीज का पैसा ले रहे हो। तो वो है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है भाई बॉस को
जब आप रिपोर्टिंग करोगे कि क्या पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन का, सारी डिटेल्स नहीं भेज, आप एकदम जिस्ट में इंफॉर्मेशन भेजोगे जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके। दैट इज द एरिया ऑफ द मैनेजमेंट। अब इसके बाद पता है क्या आता है, एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, अपने लोग कौन है, ह्यूमन है लोग। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो रिसोर्स भी है ना, इंप्लॉइज क्या होता है, अरे इंप्लॉय नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा क्या? तो इंप्लॉइज कौन है, रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो तुम लोग के घर में अगर पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर कोई जॉब करता होगा ना, एक एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट मतलब वो एचआर अकाउंटिंग करता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करता है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? अब सपोज कर ले तुम आया मेरे पास पढ़ने के लिए, तुमको अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे एक फिजिक्स का टीचर बैठ के तुमको फिजिक्स पढ़ा रहा है। तुम तो पहला क्लास कर रहा था, तुमको समझ में नहीं आया फिजिक्स है कि अकाउंट्स है, पढ़ लिया, तो ये क्या प्रॉपर अकाउंटिंग है? ह्यूमन के साथ गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। चार अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये बोलता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग चाहिए, कौन से लोग चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू लेना होगा। इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन करके उनको प्लेसमेंट देना होगा। अब एक चार्टेड अकाउंटेंट को हम एक इंजीनियर सेक्शन में बैठा देंगे, एक इंजीनियर को अकाउंट्स करने बैठा देंगे तो वो कर पाएगा नहीं ना। तो अब कहाँ किसको प्लेसमेंट देना है, किसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, कब किसको प्रमोशन देना है, सब चीज देखना पड़ेगा। अगर हम प्रमोशन नहीं देंगे और बंदा अच्छा काम कर रहा है तो छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, तो हमको तो उसको रखना है ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, तो वो भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, सब चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके लिए एचआर मैनेजर्स होते हैं जो यही काम करते हैं, वो लोग अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, वो देखते हैं कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, किसको कहाँ प्लेसमेंट देना है, किसका कब इंटरव्यू लेना है, किसको कब सेलेक्ट करना है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट। इंप्लॉइज का अकाउंटिंग इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स। क्या हुआ, एक चीज, हमारी एरिया में दुर्गा पूजा हो, पंडाल्स बनते हैं, पंडाल जब बनते हैं लोग बहुत सारे जो मिलकर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग नियर बाई एरिया में सबके घर घर जाते हैं, दुकान दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं कि डोनेशन दीजिए, जाते हैं ना। तो जाते हैं डोनेशन लेने के लिए, क्यों जाते हैं, वो पंडाल्स, पूजा पंडाल्स या जो भी काम है वो एक भव्य तरीके से करने के लिए, राइट ना। जो पैसा वैसा लेते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं उस काम को करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं उसको देते हैं एज अ चैरिटी, एज अ चैरिटी देते हैं, राइट। तो एज अ चैरिटी दे रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में एक अच्छा काम हो रहा है तो हम लोग को एक चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। उसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं पता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं सोसाइटी से ही हम कुछ कमा रहे हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्री किसको प्रोडक्ट बेच रहा है, हम ही लोग को बेच रहा है, हम ही लोग से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी सोचता है इतना सारा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं लोगों से, तो मेरे को सोसाइटी के लिए, वो क्या किया, एक तो सपोज कर लो हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, चलो यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट, एक स्कूल खुलवा दिया, यहाँ फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो वहाँ क्या कॉस्ट नहीं लगता है, कॉस्ट तो लग रहा है, बट वहाँ के वो जो पेशेंट है या वो जो स्टूडेंट्स है उनसे नहीं लिया जा रहा है। तो ये बेसिकली इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा, कितना कॉस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन करेगा, ये रिलायंस करेगा ना। टाटा मेडिकल सेंटर का नाम सुना है, टाटा मेडिकल सेंटर किसका है, रतन टाटा का है, जो अभी नहीं रहे ठीक है, लेकिन टाटा ग्रुप का है ना। तो बेसिकली टाटा मेडिकल सेंटर में कैंसर का इलाज होता है, कोलकाता में भी है। तो टाटा कैंसर का इलाज होता है, फ्री ट्रीटमेंट भी होता है, सेम ट्रीटमेंट होगा, पैसा देके तुम तो ट्रीटमेंट करा रहे हो और जो फ्री ट्रीटमेंट सेम है, बस डिफरेंस क्या होगा ना, तुम जो पैसा देके करवा रहे हो तुमको एक अलग से एसी रूम दे दिया जाएगा, वहां टीवी लगा रहेगा, तुमको थोड़ा सा कंफर्ट दे दिया जाएगा। और अगर तुम फ्री में करवा रहे हो तो जनरलाइज वार्ड होगा, एक संग 20 लोग बैठे, 20 लोग रहेंगे, वो लोग वहां पे रहेंगे। तो बस स्कॉलरशिप को अलग, तुम स्कॉलरशिप क्यों रहे, तुमको बेसिकली, तुम अभी समझ से, तुम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा। बेसिकली क्या हुआ ना, हम तुमको फ्री दे रहे हैं, फ्री, अब तुम स्कॉलरशिप से क्यों ले रहे, स्कॉलरशिप तो स्टूडेंट्स लोगों के लिए हो गया, स्टूडेंट्स लोगों के लिए हो गया स्कॉलरशिप, बेसिकली हम लोग फ्री में दे रहे हैं, तुमको फैसिलिटी फ्री में दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्यों दे रहे, फ्री में दे रहे तो मेरा तो कॉस्ट लग ही रहा है ना भाई, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तुमको इंजेक्शन दे रहे हैं, तुमको मेडिसिन दे रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है। तो मेरा जो कॉस्ट लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है सोसाइटी के लिए, उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। दैट अकाउंटिंग इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। So basically there are 5 branches of accounting. One is the financial accounting, another one is the cost accounting, management accounting, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलो लिख लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग,
Last one is the social responsibility accounting. Social responsibility accounting. तो बेसिकली हमारे पास ये सारी ब्रांचेस है, याद रखना तुम लोगों से हम नाम भी पूछने, हाँ, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, ये खाली नाम याद रखना, नाउन ऑनवर्ड्स विल डिस्कस ओनली अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो नाउ ऑनवर्ड ध्यान रखना, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो आपको प्रॉफिट या लॉस दे, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन regarding profit or loss of a particular accounting period, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड आपको प्रॉफिट या लॉस बता, ये तो हम लेमेन लैंग्वेज में बता दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ चीज लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is a recording, is a systematic recording classifying and summarizing financial accounting is a systematic recording, classifying and summarizing of financial transactions in a significant manner। तो देखो समझना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक, मतलब एक सिस्टम से चलेंगे, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, किस चीज को ऐसा किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर पे करेंगे। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब क्या, वो उससे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर्ड होगी इन सिग्निफिकेंट मैनर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री, based on documentary evidences। देखो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब सारी चीजों को सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। सिस्टमेट में रिकॉर्ड करने का मतलब जो भी चीज होगा पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, वर्बली बात नहीं करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे, लिख के बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, लिखेंगे, लिख के उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझना। मेरे पास स्टूडेंट आए, अभी अचानक से सपोज के लिए इंक्वायरी आ गई, कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास 11 के है, कुछ स्टूडेंट 12 के है, कुछ स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के है। हम तो उसको क्लासिफाई कर दिया ना, अच्छा 3 स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के हैं, 2 स्टूडेंट क्लास 11 के हैं, 5 स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, क्लासिफाई करना पड़ा ना। पहला पार्ट था स्टूडेंट्स आए, दैट इज अ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई किया गया, दैट इज डिवीजन किया गया किस किस से रिलेटेड है, एंड उसके बाद समराइज करेंगे। समराइज मतलब उनको बैच में डाल के उनको क्लासेस देना चालू करें, राइट। तो दैट इज द वे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर में होगा, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। एंड इन सब के पीछे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या होगा, मेरा गोल क्या होगा, मेरे को क्या चाहिए इन सबको करने के पीछे, मेरे को फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए, मेरा पोजीशन चाहिए। पोजीशन मतलब ये वाला पार्ट जो मैंने तुमको सबसे पहले बताया, हम कहाँ बैठे हैं, बैलेंस शीट,
है ना, मेरा क्या लाइबिलिटी है, मेरा क्या एसेट है, मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड बीच में कॉमा दे देंगे। देखो हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं क्या चीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट मैनर में बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस पीरियड का ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए, टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन of business at the end of every accounting period। तो ये जो मैंने तुमको डेफिनेशन लिखा है ना, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया, मेरे को कुछ कुछ चीजें वहां से समझानी है, उसको लेके मैंने यहाँ पे बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है एंड समराइजिंग है। इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट मैनर में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे, जिससे मेरे को और ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की होगी, मुझे पता क्या लगाना है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना है। ठीक है, और कब कब पता लगाना है, एट द एंड ऑफ एवरी सेट। मतलब तुम लोग जब पढ़ाई कर रहे हो, अभी क्लास 11 में हो, तो 11 से 12 में चला जाएगा ना, 11 से 12 में जाएगा, उसके बीच में गैप कितना होगा, 1 साल का। और वो जब तुम 11 से 12 में जाएगा वो क्या होगा, 1 साल के बाद तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, फिर ट्रांसफर किया जाएगा, फिर 12 में जाके 1 साल बाद फिर तुम बोर्ड का एग्जाम दे देगा, फिर तुम फर्स्ट ईयर में चला जाएगा, फिर तुम सेकेंड ईयर में चला जाएगा, एंड सो ऑन। एक एक साल पे तो हो रहा है ना, परफॉर्मेंस चेक के बाद ही तो हो रहा है ना। सेम चीज यहाँ पे होता है। अकाउंटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन को लेके गैदर करता है, उसको प्रोसेस करता है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेस करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करता है और हवा में रखी हुई बातों को नहीं लेता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे लिया जाता है, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना पोजीशंस पता लगाते हैं एंड रिजल्ट पता लगाते हैं। एवरी अकाउंटिंग पीरियड के एंड क्वेश्चन का अकाउंटिंग है 12 मंथ्स का रेगुलर, 12 मंथ्स का रेगुलर इंटरवल, हर 12 मंथ्स अकाउंटिंग पीरियड। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के बारे में समझ रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया, रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स, यहीं से ले ले रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड, यहीं से हम लोग इसको हाईलाइट करके लिख लेंगे। अकाउंटिंग पीरियड मतलब हो जाएगा रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स। तो बोलेगा सर रेगुलर इंटरवल क्यों, जैसे सपोज कर लो इस बार तुम अकाउंटिंग किया 1 अप्रैल टू 31 मार्च का, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक का। अब ये राघव को लगा नेक्स्ट जो हम अकाउंटिंग करेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का करेंगे, चेंज कर सकते। तुमको एक प्रॉपर रेगुलर फॉलो, जो तुम 1 अप्रैल टू 31 मार्च कर रहा तो उसी को हर बार फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और उसके हर बार उसके एंडिंग डेट में तुमको देखना पड़ेगा हमने कितना कमाया और हम कहाँ पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, और कितना कमाया मतलब प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट वर्ड यूज किया ना, दैट फाइनेंशियल रिजल्ट रेफर्स टू प्रॉफिट और लॉस, एंड जो पोजीशन वर्ड यूज किया ना दैट रेफर्स टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब अभी अभी तुम लोग समझा, बैलेंस शीट मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तुम्हारे पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, पोजीशन ऑफ assets and liabilities। है ना, ठीक है। आज हम लोग ना ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा इतना ही पढ़े हैं, बट एक तुम लोग को छोटा सा होमवर्क देगा। तो वो छोटा सा होमवर्क क्या है ना, लोग बस इतना पता कर लगा के रखना
कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है। अभी मत बताना अगर किसी को आता भी हो तो, और किसी को नहीं आता है तो सिंपली गूगल सर्च करना। तुम लोग बोलेगा सर वो तो हम अभी आपको करके बता सकते हैं, वो का आदत डालो। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ अकाउंटिंग आपको सर्च करना है, सर्च करके मेरे को बताना नेक्स्ट। बस इतना सा छोटा सा, कुछ नहीं, गूगल सर्च मारेगा ना तुरंत मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, लेकिन अभी मत सर्च करना। ओके, तो ये पूरा बस एक बार गो थ्रू करके रखना, बहुत बेसिक सा आइडिया अपने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास अपने आगे मूव